हेलो दोस्तों, जय माँ भारती। आज की इस वीडियो में अपन जो क्लास 10th की जो अपनी लेक्चर सीरीज चल रही है मैथ वास्तविक संख्या चैप्टर अपना फर्स्ट है प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं। उसका अपने जो 1.1 प्रश्नावली है वो अपने कर लिया है। आज अपन 1.2 के जो एग्जाम्पल होते हैं वो करते हैं। तो आज अपन 1.2 के एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 तक अपने कर लिया है। अगला होगा एग्जाम्पल नंबर 5 और एक्सरसाइज है 1.2 1.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे पहले अपन और बाद में करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। पिछले वीडियो में अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना ये सब सीख लिया है। तो पिछले वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, तो जाके आप पिछले वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होता है। तो अपने को एक संख्या दी गई है 4 की घात n और n क्या है? n प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी प्राकृत संख्या 1 से लेके 9 तक होती है। 1 से लेके 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होती है प्राकृत संख्याएं। तो n है प्राकृत संख्या। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि 4 अब इस n जो n है n की वैल्यू जो प्राकृत संख्याओं में से अपन रखते हैं, जैसे n का मान अपने 1 रखा तो कितना आया 4। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि n का अपन कोई भी मान रखते हैं 1 2 3 4 यानी कि n प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 ये रखते हैं। तो क्या इसकी जो वैल्यू है वो 0 पर समाप्त होती है? क्या कोई ऐसा अक्षर आता है कि जिसमें 0 पर समाप्त होने वाले अंक कौन से हैं? 10। 0 पर कौन से अंक समाप्त होते हैं? 10 होता है, फिर 20 होता है, 30 40 जो ये 0 पर समाप्त हो रहे हैं, यानी कि 10 0 पर समाप्त हो रहा है, 20 0 पर समाप्त हो रहा है, 30 0 पर समाप्त हो रहा है, 40 0 पर समाप्त हो रहा है। और ये प्रश्न पूछा है कि 0 पर समाप्त होता है तो 4n का मान क्या रखे कि जो वैल्यू आती है वो 0 पर समाप्त होने वाली जो संख्या वो आ रही है या नहीं आ रही। तो 0 पर समाप्त होने वाली जैसे 100 हो गया, ये भी 0 पर समाप्त होता है, 110 ये भी 0 पर होता है, 500 भी 0 पर होता है, 1000 भी 0 पर होता है, 10,000 भी 0 पर होता है। ऐसे करके प्रश्न पूछ रहा है कि n का जो वैल्यू अपन n का मान रखते हैं प्राकृत संख्या, n है प्राकृत संख्या, तो n का मान रखने पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या 0 पर समाप्त हो रही है क्या? तो देखिए वैल्यू देखते हैं। 4 का मान 2 रखें कितना आएगा? 8 आएगा। 4 की घात 3 करते हैं, 4 की घात 3 करें कितना आएगा? 4 की घात 3 का मतलब कितना है? 4 इंटू 4 4 को 3 बार गुना, तो 4 को 4 से करेंगे 16, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा? 16 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 होगा। तो ये 4 को 4 से करेंगे 16 और 16 को 4 से करेंगे 64। अब देखिए यहाँ पे n बराबर 1 रखा, n बराबर 2 रखा, n बराबर 3, ऐसे अपन n की वैल्यू रखते जाएंगे। n क्या? प्राकृत संख्या। तो क्या ये 0 पर समाप्त होने वाले आ रहे हैं क्या? 4 नहीं है, 16 भी नहीं है, 64 भी नहीं है। यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसमें 5 का भाग जाना चाहिए। लेकिन 0 पर समाप्त होने वाली संख्या में 5 का भाग जाएगा, ये तो पक्का है। जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उनमें सब में 5 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी। तो 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से भाग जाएगा, लेकिन इनमें किसी में 5 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 0 पर समाप्ति नहीं हो रही है, तो 5 का भाग कैसे जाएगा? तो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या 4 की घात n के मान रखने पर 0 पर समाप्त होती है क्या? तो नहीं हो रही। 4 आ रहा है, 16 64 ऐसे n का कोई भी मान रखेंगे तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अपन क्या कह देंगे? नहीं 4 की घात n ये इसका जो मान है का कोई भी मान या कोई भी वैल्यू 0 पर समाप्त नहीं होती है, 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अपने n की वैल्यू रख के देख ली तो 4 16 64 आगे आप n के जो भी मान रखेंगे तो 0 पर समाप्त नहीं होंगे। तो अपन कह देंगे कि 4 की घात n जहाँ n क्या प्राकृत संख्या है का कोई भी मान अपने मान रख के देख लिया 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो क्योंकि 0 पर समाप्त होता है 10 20 30 40 इनमें से आते 1000 10,000 500 इनमें से आते, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखिए
अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, अपन छोटी कक्षा में पढ़ते भी थे अभाज्य गुणनखंड विधि, तो आपको आती होगी। कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर आप कर सकते हो। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने तो आपको आते हैं HCF। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं? HCF यानी महत्तम समापवर्तक, LCM यानी लघुत्तम समापवर्तम। तो HCF और LCM निकालना किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किसका? 6 और 20 का। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालते हैं। तो पहले देखिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अपने को दो संख्या दी गई है, इनका क्या? HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है 6 और 20 का। तो पहले अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए 6 के पहले अपन लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अपन को ये आपको आता ही होगा, 6 के अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या कैसे करते हैं? पहले लिख लिया 6, फिर इसमें अपन को छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है, और फिर तो सबसे पहले इसमें किसका? 2 से भाग देना शुरू करता है। अगर 2 का नहीं जाए तो फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। लेकिन सबसे पहले अपन को छोटी से छोटी संख्या से शुरुआत करनी है। तो इसमें देखिए 6 में 2 का भाग जाता है, क्या जाता है? 2 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। अब देखिए अब 3 में वापस 2 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो 2 क्या है? 3 का जाता है, 3 का जाता है। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? और 1 बार। अब अभाज्य गुणनखंड में अपन को उसको तब तक करना है जब नीचे कितना नहीं आ जाए? 1 नहीं आ जाए। तो ये अपन ने कर लिया। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2, और ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। इधर जो लिखा होता है वो अभाज्य गुणनखंड, और जब तक 1 नहीं आ जाए यहाँ पे तब तक अपन को अभाज्य गुणनखंड करते रहना है। तो इस 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 और 3। तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 3। जो अभाज्य गुणनखंड है उनको गुणा में लिखना है। तो देखिए जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं किसी भी संख्या के, उसको वापस गुणा करने पर वापस वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 6 के अपने अभाज्य गुणनखंड किए, कितना है? 2 और 3। अब 2 और 3 को वापस गुणा करेंगे, कितना आ रहा है? 6। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 × 3। अब वापस इसी प्रकार रखेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आएगा? तो देखिए 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें किसका भाग आता है? छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। तो छोटी से छोटी क्या है? 2 का भाग जाता है क्या? अगर 2 का नहीं जाता तो फिर देंगे 3 का, फिर 4, फिर 5। तो 2 का भाग कितनी बार गया? 10 बार। अब वापस देखिए 10 में वापस 2 का भाग जाता है क्या? जाता है। कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 5 में 2 का नहीं जाता, फिर 3 का नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता। तो 5 में वापस 5 का ही जाएगा। कितनी आया? 5 में 5 का भाग 1 बार। तो नीचे 1 आ गया, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड पूरे हो गए। अब ये अपने जो इधर वाले हैं ये इसके क्या है? 20 के अभाज्य गुणनखंड है। तो कितना आया? 2 × 2 × 5, यानी 2 × 2 4, और 4 × 5 कितने होते हैं? 20। तो ये अपन को करने, ऐसे करने अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड अपने को मिल गए। जिसने बोला था 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ये अपने अभाज्य गुणनखंड कर दिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। HCF और LCM ज्ञात करने। अब ये है HCF और LCM। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे और LCM कैसे निकालेंगे। तो पहले को अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालने, जितनी भी संख्या दी गई हो उनका। अब HCF और LCM तो अपन लिख देंगे 6 और 20 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? देखिए अब HCF इन्हीं के अभाज्य गुणनखंड में से निकलेगा, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में से। अब HCF कैसे निकालते हैं? ये अपने पास है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में से HCF इन दोनों में से कॉमन कौन सा? इन दोनों में सेम क्या है? तो इन दोनों में एक तो 2 सेम है और 2 सेम है, बस यही चीज सेम है इस दोनों में। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उभयनिष्ठ सेम, वो हो जाएगा इसका HCF।
तो 2 से मैं अब यहाँ पे मान लो 3 भी होता तो 3 भी आ जाता, तो हो जाता गुणा में 3, लेकिन 3 यहाँ पे इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। अब 5 इसमें तो है, इसमें तो है, इसमें नहीं है। अब 2 इसमें तो एक और है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो उभयनिष्ठ आ रहा है कॉमन वो हो जाएगा HCF। तो अभाज्य गुणनखंडों का HCF कैसे निकालते हैं? इन दोनों अभाज्य, अगर यहाँ पे 3 संख्या होती तो उन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से जो कॉमन आ रहा है वो हो जाएगा HCF। तो 6 और 20 का HCF कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए LCM, HCF क्या होता है? तो जितने भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड है उनमें से जो अभाज्य गुणनखंडों में से जो कॉमन आ रहा है उभयनिष्ठ वो हो जाएगा HCF। अब लिखते हैं 6 और 20 का LCM, 6 और 20 का LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अब LCM में जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उन सबको आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों में से LCM कैसे निकालेंगे? तो जो HCF है, ये तो HCF क्या हो गए, तो जो HCF है उसको लिख दो HCF, और HCF निकालने के बाद जो बचा हुआ है अभाज्य गुणनखंड उनको भी लिख दो। तो HCF में ये दोनों तो साथ में आ गए। अब कितना बचा हुआ है? 3, और फिर इसमें बचा हुआ है 2, और इसमें कितना बचा हुआ है? 5। अब देखिए HCF में ये दोनों आ गए, तो जो उभयनिष्ठ है उनको एक ही बार लिखना है। दोनों संख्या में उभयनिष्ठ होंगे, जो कॉमन होंगे उनको यहाँ पे एक ही बार लिखना है, बाकी जो बचे हुए होंगे वो आगे यहाँ पे गुणा हो जाएंगे। तो कितना हुआ? 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 2 से करेंगे 12, और 12 को 5 से करेंगे तो 60। तो 6 और 20 का LCM कितना आ जाएगा? 60, और HCF कितना हो जाएगा? 2। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य खंड जो गुणनखंड है वो तो ऐसे कर लेंगे अपने, जो पहले अपने छोटी क्लासों में अपने देख लिया है। अब HCF कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो हो जाएगा HCF, और LCM में जो HCF निकाला यानी जो उभयनिष्ठ है वो तो आ जाएगा साथ में, और बाकी जो उभयनिष्ठ के कॉमन के अलावा जो बचे हुए हैं वो इनके साथ में गुणा हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 60। तो अपन लिख देंगे 6 और 20 का HCF 2 है और LCM 60 है। साथ में एक बात और देखिए, जब भी अपन 2 संख्याओं का HCF निकालते हैं तो किन्हीं 2 धनात्मक संख्याओं का, यानी कि 2 धनात्मक संख्याएं A हो सकती है, B हो सकती है। यहाँ पे कितनी है? 6 और 20। इनका अपन जब HCF और LCM निकालेंगे ना, इनका अपन ने निकाल लिया, HCF भी निकाल लिया और LCM भी निकाल लिया, तो ये दोनों बराबर होंगे। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का जब अपन HCF और LCM निकालते हैं ना, तो उन दोनों संख्याओं का गुणा और HCF गुणा LCM ये दोनों बराबर होते हैं। ये भी आप एक बार ध्यान रखना। तो करके देखिए 6 और 20, 6 को 20 से करेंगे तो कितना आएगा? 120। अब देखिए 6 और 20 का HCF कितना आया? 2, और अब LCM कितना आया? 60। अब 60 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 120। तो 120 बराबर 120, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका अपन जो HCF और LCM निकालते हैं तो उन दोनों का गुणा और HCF और LCM का गुणा बराबर होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ये दो संख्याओं के लिए होता है। यदि अपन 3 संख्याओं के लिए करेंगे तो नहीं होगा, केवल 2 संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, और जब उनका HCF और LCM को आपस में गुणा करेंगे तो वे दोनों बराबर आएंगे। देखिए 6 × 20 कितना है? 120। HCF कितना है? 6 और 20 का 2, LCM कितना है? 60। तो 2 × 60 कितना हो गया? 120। तो ये दोनों बराबर हो गई। तो ये बात भी ध्यान रखना, यानी कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात भी आप ध्यान करना। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उसके HCF और LCM के गुणा के। तो चलिए अपना एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 7 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एग्जाम्पल नंबर 7 है 96 और 404। 96 और 404 का HCF निकालना अपन को, का HCF अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले अपन क्या करेंगे? अपन पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद में इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में से जो उभयनिष्ठ आएगा, कॉमन आएगा, वो हो जाएगा इन दोनों का HCF। तो देखिए पहले तो अपन करते हैं 96 के अभाज्य गुणनखंड, 96 के अभाज्य गुणनखंड।
तो 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना, देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। तो 2 का रहता है क्या, तो 96 में 2 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है 6, तो 2 में 2 का भाग जाएगा 96 में कितनी बार, तो ये हो जाएगा 4 और फिर 1 बचा 9 में तो 4 बार जाएगा 8, फिर एक शेष वाला बच गया तो यहाँ 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार 48। अब 48 में फिर से इकाई का अंक 8 है तो 8 में 2 का भाग जाता है मतलब इसमें भी जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार और 8 में कितनी बार जाएगा 24। अब इसमें फिर से 2 का जाएगा कितनी बार 12 बार, 12 में फिर से 2 का जाएगा, इकाई का कितने 2, तो 12 में फिर से 6 में फिर से 2 का भाग जाएगा कितना आएगा 3। अब 3 में 2 का नहीं जाता तो 3 में जाएगा 3 का कितनी बार 1 बार, यानी कि अपन को तब तक अभाज्य गुणनखंड करने हैं तब तक नीचे 1 नहीं आ जाए, तो यहाँ पे 1 आ गया तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके 96 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 की घात 2 इंटू 2 इंटू 2, तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और इंटू कितना है 3, यानी कि इन सबको गुणा करने पर वापस से 96 आ जाएगा। तो देखिए 2 इंटू 2 इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि 2, अब कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 2 के ऊपर लगा देंगे 5, इसका मतलब क्या है 2 की घात 5 का मतलब ये जो 2 है वो 5 बार है इंटू 3 कितनी बार है 1 बार, तो 1 अपन लिखते नहीं है तो 3 2 की घात 5 इंटू 3, 2 की घात 5 का मतलब क्या है 2 5 बार है इंटू 3, तो ये हो जाएंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 404 के अभाज्य गुणनखंड, 404 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो देखिए 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 404, इसमें सबसे पहले 2 का भाग देखिए देखना, छोटी से छोटी संख्या 2 का, फिर 2 का नहीं देंगे, फिर 3 का, फिर 4 का 5 का, जिस हिसाब से जाएगा वैसे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले देंगे 2 का, तो 2 का देंगे कितना जाएगा 404 में पूरा जाएगा क्योंकि इकाई का कितने 4, तो देखिए इसमें जाएगा 2 बार, फिर 0 में 0 बार और इसमें वापस 2 बार 202, इसमें वापस 2 का जाएगा कितना आएगा 1 0 और 1, 101 में अब देखिए 2 का नहीं जाता, फिर 3 का नहीं जाता, फिर 5 का 7 का। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, इनमें अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 3 5, यानी कि वह संख्या जिनमें स्वयं तथा 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए वो तो भाज्य, और 1 और जैसे अब 2 है, अब 2 में 2 का जाता है इनकी खुद का जाता है और 1 का जाता है, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो 2 क्या है अभाज्य संख्या है। अब 3 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 में खुद के और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। अब 4 में खुद का जाता है, फिर 1 का जाता है और इसके अलावा 4 में 2 का जाता है, तो 4 क्या अभाज्य संख्या है। अब अपन अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने को अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, तो 2 का नहीं जा रहा, 101 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, तो और 4 क्योंकि 4 भाज्य संख्या है, 5 का भी नहीं जाता क्योंकि 5 का भाग में इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए, तो इसमें डायरेक्ट 101 का ही भाग जाएगा, इससे पहले किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो 101 में कितनी बार गया 1 बार, तो इसके भाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 इंटू 2 और इंटू 101, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो 2 इंटू 2 को 2 की घात 2 और गुणा 101 इसकी घात 101 का घात 1, इसका मतलब क्या है कि 101 एक ही बार है, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब देखिए एचसीएफ निकालना अपन को, 96 404 का एचसीएफ, तो 96 404 एचसीएफ, इसका मतलब क्या होता है कि 96 और 404 का अपन को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो तो हो जाएगा एचसीएफ, तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन कितने आ रहे हैं 2 आ रहा है, ये 2 भी आ रहा है। अब देखिए आगे के 3 2 है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन यानी दोनों में होने चाहिए वो गुणनखंड। तो 2 की घात इसमें 2
दो, इसमें दो बार आ रहा है और इसमें भी दो बार, तो ये 2 इंटू 2 क्या जाएंगे कॉमन, 2 इंटू 2, इस 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है 4, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 96 और 404 का 4 आ जाएगा। अब 2 इंटू 2 की घात कितना होता है 2, तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब देखिए 2 की घात कितनी है 2, इसमें 2 की घात कितनी है 5, तो एचसीएफ निकालने का मतलब ये होता है कि उभयनिष्ठ घातों में जो सबसे कम घात है, यहाँ पे अपने 2 की घात 5 क्यों नहीं लिखा कि बाकी के जो 2 है वो इसमें नहीं है, तो 2 की घात 2 बार इसमें भी और इसमें भी है, यानी कि 2 की घात 2 इसमें भी कॉमन आ रही है और इसमें भी कॉमन आ रही है, तो इसलिए अपन जो कम से कम घात वाले जो होते हैं वो होते हैं एचसीएफ, और अधिकतम घात वाले वो जाएंगे एलसीएम। तो अपन ने 96 और 404 का एचसीएफ कितना है 4। अब देखिए प्रश्न ने आगे भी बोल रखा है कि एचसीएफ निकालिए उसके बाद एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ निकाल लिया, अब इसको डायरेक्ट भी अपन एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोला प्रश्न ने बोला है कि 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए उसके बाद एलसीएम निकालिए। मतलब थोड़ी देर पहले अपने जो पढ़ा था कि दो संख्याएं इधर की है, तो 96 इंटू 404 इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी कि दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपन ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो इन दोनों का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होगा। अब अपन को देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, एचसीएफ अपने को पता है कितने हैं 4, तो 4 को वापस इधर भेज देंगे तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा इस सूत्र के। ये अपना एक तरफ से ऐसे मान लीजिए फॉर्मूला बन गया, ये एक सूत्र है, ये अपने को काम आता रहेगा आगे प्रश्नावली के प्रश्नों में। तो देखिए 96 और 404 का गुणा करते हैं पहले, एलसीएम अपन इनसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न ने बोला है कि 96 और 404 का पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए उसके बाद एलसीएम, मतलब इसके द्वारा निकलवाना चाहता है प्रश्न से, क्वेश्चन अपन से। तो 96 और 404 का क्या करते हैं पहले गुणा, तो कीजिए 96 और 404 को, तो 6 को 4 से करेंगे 24 का 4 कितना बचा 2, 6 को 0 से करेंगे 0 और 2, अब 6 को 4 से करेंगे 24, फिर 9 को 4 से करेंगे 36 का 6 कितना बचा 3, अब 9 को 0 से करेंगे 0 और 3, अब 9 को 4 से करेंगे वापस 36। तो देखिए 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 6 और 2 8 और 3 का 3, तो कितना है 38,484। इन दोनों का गुणनफल कितना है 38,784। अब एचसीएफ अपने पास कितना है 4, 96,404 96 और 404 का एचसीएफ कितना है 4 गुणा एलसीएम। अपन को एलसीएम निकालना है, तो ये जो 4 गुणा में ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में भाग में चला जाएगा, तो अपन को निकालना है 38,784, ये जो 4 है गुणा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, और बराबर कितना आ जाएगा एलसीएम अपन को निकालना है, तो इस प्रकार एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 4 का भाग देना है इसके अंदर, 38,784 में 4 का भाग देना है। तो देखिए 38,784 डिवाइड करना है 4, तो देखिए 38 में कितनी बार जाएगा 9 बार, 36 कितना बचा 2, अब 7 यहां पे ले लेंगे, 27 में कितनी बार जाएगा 6 बार, 24 कितना बचा 3, अब यहां से 8 ले लेंगे 38 में वापस कितनी बार जाएगा 9 बार, कितना आया 36 कितना बचा 2, अब 4 यहां पे फिर से ले लेंगे, अब 24 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, तो कितना बचेगा 0, पूरा भाग जा रहा है, यानी कि अपना जो एलसीएम कितना आएगा 9,696, यानी कि अपना एलसीएम आया है एलसीएम बराबर 9,696, ये अपना एलसीएम आया है। तो देखिए
ये अपन एलसीएम इससे भी निकाल सकते हैं। यदि अपन को दो संख्याएं दी गई है, उसका अगर अपन को एचसीएफ दिया हुआ है तो अपन एलसीएम निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, और यदि एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं इसी सूत्र की सहायता से। क्योंकि एलसीएम दिया हुआ है तो इसको इसमें रखेंगे और एचसीएफ को डिवाइड में कर देंगे, और यदि एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम को इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा अपना, इसके द्वारा एलसीएम अपने निकाल लिया 9696, ये अपना आंसर हो जाएगा। इनसे भी कर सकते हैं। इससे कैसे करेंगे, 2 की घात ले ली, अधिकतम कितने हैं 2 की घात 5, अब इनको नहीं लेना है, 2 की घात 5 ले ली, फिर क्या बचा हुआ 3 बचा हुआ है, और फिर 101। तो देखिए इनसे करते हैं 2 की घात 5, फिर 3 और फिर 101। एलसीएम से तो निकलेगा कि एक तो लिख लो एचसीएफ, ठीक है, वैसे करो, एक तो लिख लिया एचसीएफ, 2 की घात 2, ठीक है, फिर कितना बचा हुआ एचसीएफ आया भी, तो अब 1 2 3 और बच गए 2, तो 2 की घात 3 और बच गई, और फिर 3 बचा हुआ है, और उसके बाद 101 बचा हुआ है। तो देखिए 2 की घात 3 और 2 की घात 2 वापस जुड़ के, यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 और 3 5, तो 2 की घात 5, यानी कि जब अपन एलसीएम निकालते हैं तो जो अधिकतम घात होती है किसी की वो ले लो, तो 2 की घात 2 है, 2 की घात 5 है, तो इन दोनों में से 2 की घात 5 लो एलसीएम निकालने के लिए, और बाकी जो बचे हुए होंगे वो हो जाएंगे। और एलसीएम निकालने के लिए जो अधिकतम घात है कॉमन में, तो भैया जो कम घात वाली है, अब देखिए एचसीएफ लेने के लिए 2 की घात 2 है, 2 की घात 5 है, तो एचसीएफ के लिए 2 की घात 2 लेंगे, और एलसीएम के लिए 2 की घात 5 लेंगे, और बाकी जो बचा हुआ होगा वो एलसीएम में, और एचसीएफ में केवल जो भिन्निष्ट आता है, कॉमन आता है, वो लेना है। तो ये हो गया अपना। अब देखिए इन सबको आप गुणा करके देखना, 2 की घात 5 और फिर उसको 3 से करना और 101 से करना कि 9696 आता है या नहीं, अपना आंसर सही है या गलत है। तो ये अपना आंसर है, आप चेक करके देखना इसके द्वारा, 2 की घात 5 × 3 101, ये करके देखना 9696 आता है या नहीं। अपना अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम निकालना, 3 संख्याएं दे दी 6 72 और 120। तो अपन पहले क्या करेंगे, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद में उनके एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 6 72 और 120, इनका क्या एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ये ज्ञात करने हैं। महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 6 72 120 के ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, अभी जस्ट पहले किए थे 2 × 3, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3, और फिर हो जाएगा 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो 72 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 72 सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है अभाज्य संख्या का, तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 में 72 का कितनी बार जाएगा, सॉरी 72 में 2 का भाग दे रहे हैं क्योंकि इकाई का कितना है 2, पूरा जाएगा, तो 2 में 72 में कितनी बार जाएगा 6 और 6, सॉरी 72 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 72 में छोटी से छोटी अभाज्य संख्या देख के शुरू करना है। तो 2 का जाता है, क्या जाता है, इकाई का कितना है 2, तो 2 का भाग जाएगा, तो कितना आएगा, इसमें जाएगा 3 बार, फिर 1 बचा 12 और 36 आ जाएगा। अब 36 में वापस 2 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा 1, और ये हो जाएगा इतना 3 में 1 बार जाएगा, कितना बचा 1, ये 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर 18 में 2 का जा रहा है 9 बार। अब 9 में 2 का नहीं जाता तो किसका जाएगा 3 का 9 में कितनी बार 3 बार, अब 3 का 3 में 1 बार, कितना आया 2 × 2 यानी कि 2 कितनी बार आया 3 बार, तो 2 की घात 3, फिर 3 कितनी बार आया 2 बार, 3 की घात 2, तो ये हो गया 2 × 2 की घात 3 × 3 की घात 2। ये क्या है 72 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अब करते हैं
120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के अभाज्य गुणनखंड करने आप 120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के अभाज्य गुणनखंड देखिए 120। अब छोटे से छोटे अभाज्य संख्या 2 का भाग जाता है क्या? जाता है, क्योंकि इकाई का अंक कितने हैं? 0, तो 60 बार, क्योंकि 12 में 6 बार और 0 का 0, 60 बार। 60 में वापस 2 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 30 बार। अब वापस 2 का जा रहा है, कितनी बार? 15 बार। अब 15 में 3 का जा रहा है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 5 बार। अब 5 में न तो 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, अब जाएगा 5 में सीधा 5 का 1 बार। तो कितना है? 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की घात 3 और फिर 1 3 यानी कि 3 की घात 1 और 1 है 5। अब देखिए यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है। अब HCF के लिए, और यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो इनमें कॉमन लेना है। तो देखिए HCF के लिए यानी कि 6, 72 और 120 का HCF कैसे निकालेंगे? HCF बराबर इनमें से जो, इन सब में से जो कॉमन है वो हो जाएगा HCF। तो देखिए 2 1 बार आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है, इन दोनों में 3 बार आ रहा है, लेकिन इसमें 1 ही बार आ रहा है। तो 2 कॉमन कितनी बार आएगा? 1 ही बार आएगा। यानी कि जो उभयनिष्ठ, इनमें उभयनिष्ठ है 2, तो 2 की जो कम से कम घात है वो लेनी है। जो उभयनिष्ठ आ जाए उनमें जो कम से कम घात है वो लेनी है HCF में। तो 2 की घात 1, तो क्योंकि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें अगर 3 होता तो 2 की घात 3 इन सारों में से कॉमन आ जाएगा। लेकिन इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें 2 की घात 1 है। यानी कि HCF लेने के लिए जब जो घात लेते हैं अपन वो कम से कम लेनी है। तो 2 की घात, इसमें 3 है, लेकिन अपन 2 की घात 1 जो निम्न कम से कम घात है वो लेनी है, 2 की घात 1। अब यहाँ पे देखिए 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, 1 है, मतलब इसमें से 3 कॉमन आएगा, इसमें से 1 ही बार आएगा, क्योंकि इनमें नहीं है और इनमें नहीं है। तो 3 की कम से कम कितनी घात है? 1, तो 3 की घात 1। अब 5 इसमें इनमें नहीं है, तो ये तो लेना ही नहीं है। इन सब में उभयनिष्ठ होना चाहिए, वो हो जाएगा HCF। तो 2 × 3, 2 की घात 1 का मतलब 2 और 3 की घात 1 का मतलब 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि 6, 72 और 120 का HCF कितना है? 6। ये हो गया अपना HCF। अब LCM निकालेंगे तो इनकी जो अधिकतम घात है उनको गुणा करना है। जैसे इसमें 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, तो ज्यादा वाली घात 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 लिख दो सीधी। तो 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का LCM बराबर, अब देखिए 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, तो LCM में हमें अधिकतम घात लेनी है। तो उभयनिष्ठ आ रहा है 2, इन सब में उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है मतलब 2 उभयनिष्ठ आ रहे हैं। अब इन सब की जो अधिकतम घात है, 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। यदि इसमें 4 होती तो 4 लेते, लेकिन 3 है, तो 2 की घात 3 ये ले ली, 2 की अधिकतम घात। अब और क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 की अधिकतम घात कितनी है? 2। इनमें तो 1 है, तो इनमें 2, तो 3 की घात 2। अब देखिए इनमें सारे आ गए, इसमें 2 1 बार है, इसमें आ गया, इसमें 2 3 बार है, आ गया, इसमें 2 3 बार आ गया, इनमें सारे आ जाने चाहिए। अब 3 1 बार है और इसमें 2 बार है, तो इसमें 3 2 बार आ गया। अब 5 बाकी जो बचा हुआ, अब इनमें 5 ही बचा हुआ, तो ये हो जाएगा × 5। तो देखिए 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 × 2 × 2 और 3 की घात 2 का मतलब 3 × 3 और गुणा 5। अब देखिए 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24, 24 को 3 से करेंगे तो 72 और 72। देखिए 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24, 24 को 3 से करेंगे 72 और 72 को करेंगे 5 से। 72 को 5 से करेंगे कितना आएगा? 72 को 5 से गुणा कीजिए तो 5 को 2 से करेंगे 10, कितना बचा? 1। 5 को 7 से करेंगे 35, 35 और 1 36, कितना आया? 360। यानी कि 6, 72, 120 का LCM कितना है? 360। 6, 72 और 120 का HCF कितना है? 120। अब देखिए आप कभी वो मत लागू कर देना कि इन तीनों का गुणनफल यानी कि 6, 72 गुणा 120 बराबर होगा HCF × LCM। इनमें बराबर नहीं होगा, करके देख लेना।
इनमें बराबर नहीं होगा, वो केवल दो संख्याओं के लिए होता है। दो संख्याओं का गुणनफल इन बराबर होगा HCF इंटू LCM उस संख्याओं के, तीन संख्याओं में वो बराबर नहीं आएगा। तो अपने एग्जाम्पल जो है वो 1.2 प्रश्नावली है, उसके जो एग्जाम्पल है 8 एग्जाम्पल थे वो अपने पूरे कर लिए हैं। जो अपने प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन है वो इन्हीं के ऊपर है, तो आप करने की ट्राई जरूर करना। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। अपना आगे एक्सरसाइज है जो प्रश्नावली 1.2 है उसके क्वेश्चन जरूर हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद।